हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, जिसमें हम आपको क्लास 8 एनसीईआरटी की क्लासेस करवा रहे थे। और आज उसी के अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। स्वर्ण युग की कल्पना, आदिवासी, दीकू हमारा नया चैप्टर है, जो कि क्लास 8 यानी कि हमारे यतीत थर्ड का चैप्टर नंबर 4 है। चलिए फिर क्लास को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, 1895 में बिरसा मुंडा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गाँव में देखा गया था। ठीक है, 1895 में क्या हुआ था कि बिरसा मुंडा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के क्षेत्र में देखा गया था। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं और सारी बीमारियों को भी वो दूर कर सकते थे। लोगों का ऐसा मानना था। और अनाज की छोटी सी ढेरी को वो बड़ा कर देते थे, कई गुना कर देते थे। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए और दीकुओं की गुलामी से आज़ादी कराने के लिए भेजा है। तो 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी झारखंड में देखा गया था, छोटा नागपुर के जंगलों में। दूसरी चीज़, वह स्वयं क्या कहते थे, भगवान ने उन्हें भेजा है लोगों की रक्षा करने। दीकू किसे कहते हैं? बाहरी लोगों को। यहाँ एक अन्य पॉइंट मिल जाता है, दीकू बाहरी लोग को कहते हैं और दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए इन्हें भेजा गया है। कुछ ही समय के भीतर इनके बहुत सारे फॉलोअर हो गए थे। ठीक है, और ये इसे भगवान मानने लगे थे। जो इनके फॉलोअर थे इन्हें भगवान मानते थे और इन्हें यकीन था कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए इनका अवतरण हुआ है। आगे देखते हैं, बिरसा का जन्म कहाँ हुआ? बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, जो कि मुंडा एक जनजाति समूह थी छोटा नागपुर क्षेत्र की। ध्यान रखिएगा, मुंडा क्या है? एक जनजाति समूह है छोटा नागपुर क्षेत्र की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनमें से कुछ आदिवासी समुदाय झूम खेती कर। आप खेती के बारे में देख लेते हैं। झूम खेती क्या होती है? घुमंतु खेती होती है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। तो जंगलों में खास करके झूम खेती की जाती है, जिसमें क्या करते हैं ये लोग, ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते हैं, जड़ से नहीं काटते हैं, और ज़मीन पर उगी घास को जला देते हैं, जिससे क्या होता है पोटास की मात्रा मिल जाती है। इसके बाद वे घास फूस को जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते हैं, जिससे पोटास मिलती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। फिर कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। केवल ये ज़मीन की ऊपरी सतह को कुदालों से खुरचते थे। खेत को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेतों में बिखेर देते थे, और ये बीजों को केवल बिखेरते थे। और जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो वे उसे काट कर दूसरी जगह के लिए चढ़ पड़ते थे। मतलब उसका वन टाइम यूज करते थे, बाद में फिर कभी यूज करते थे, लेकिन तुरंत हर बार नहीं यूज करते थे। फिर कहीं पेड़ ऐसे काटते थे, उसको जलाते थे, पोटास बनाते थे जलाकर, और फिर खुलचते थे कुदाल से और बीजों को छिड़क देते थे। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। अगला पॉइंट है, जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे कि भारत के बैगा, औरों के लिए काम करने में कतराते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, बहुत सारे आदिवासी थे कि जब वन में उत्पाद कम हो जाए तो उनको खाने पीने की भाई आवश्यकता ही है, तो उनको मजदूरी भी करना पड़ता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी समुदाय थे, जैसे कि मध्य भारत में बैगा एक जनजाति थी, वह औरों को लिए काम करने से कतराती थी, क्योंकि बैगा खुद को जंगल की संतान मानती थी। बैगा खुद को जंगल की संतान मानती थी, जो केवल जंगल के ही उपज पर जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। अगला पॉइंट, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर थे। आंध्र प्रदेश में लबाड़िया थे। ठीक है, ये गाय भैंस को पालते थे। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय, पहाड़ी क्षेत्र में गडेरिए लोग थे। ठीक है, और कश्मीर में बकरवाल बकरियां पालते थे। तो इसमें कितनी जनजातियाँ आपने पढ़ ली? पंजाब में वन गुज्जर थे, आंध्र प्रदेश में लबाड़िया थे, ये गाय भैंस पालते थे। कुल्लू में गद्दी समुदाय यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये गडेरिए होते थे, और बकरवाल बकरी पालते थे, ये कश्मीर के होते थे। तो ये सारे आदिवासी समूह हैं जो जानवर का पशुपालन भी करते थे। बेवड़ क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को बेवड़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को बेवड़ कहा जाता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या कहा जाता है? घुमंतु खेती को झूम। झूम कहाँ कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि ये जो सेवन सिस्टर्स वाले जो ये स्टेट हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में घुमंतु खेती को झूम कहा जाता है। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? बेवड़ कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था।
उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। तो अंग्रेज़ जब तक नहीं आए थे तब तक आदिवासियों में जो मुखिया होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी और वो अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। ब्रिटिश शासन में इनके जो रोल थे वो बदल गए थे। इन्हें कई कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन इनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई। इनका मालिकाना हक अभी भी था, ये मुखिया अभी भी कहलाते थे, लेकिन उनकी कोई शासकीय शक्तियाँ नहीं बची थी। ठीक है, इन्हें केवल ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को ही फॉलो करना था, उन्हीं को मानना था। न मानने पे इनसे मुखिया का ये जो ओहदा होता था उसे भी छीन लिया जाता था। और अंग्रेज़ों को नजराना भी देना पड़ता था। अंग्रेज़ों को नजराना मतलब कर भी देना पड़ता था, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना भी होता था। ये एक तरीके से अंग्रेज़ के क्या थे, नौकरी जैसे दिया जाता है, सरकारी नौकर हो गए थे। और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से ये अपने समूह को काबू करिए, ऐसा भी अंग्रेज़ कहते थे। ठीक है, पहले उनके पास जो ताकत थी वह अब नहीं रही है, और ये परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे, और ये परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए थे। अब पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार, झूम मतलब घुमंतु कृषि वाले, घुमंतु कृषि, इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। तो पूर्वोत्तर राज्य के जो झूम खेती करने वाले काश्तकार थे वे इस बात पे ही अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से खेती करने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी ही पड़ी, और ऐसे कबीले को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु कृषि के लिए छूट दे दी गई। मतलब कि अंग्रेज़, ध्यान रखिएगा, जो कबीला समुदाय था इनमें कुछ कुछ छूट वो अभी आगे भी आप पढ़ेंगे कि देना पड़ता है उनको, क्योंकि ये जो कबीले समुदाय थे ये अपनी मांग के लिए हमेशा डटे ही रहते थे। अंग्रेज़ों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। राज्य की संपत्ति यानी कि स्टेट जैसा चाहे उसका यूज कर सकती है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित किया गया। आरक्षित वन मतलब रिजर्व, मतलब कि वहाँ बाकी व्यक्ति कर ही नहीं कर सकते कोई काम, एक लकड़ी भी आप उसमें नहीं तोड़ सकते। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। तो जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरत के लिए लकड़ी होती थी उसे रिजर्व वन घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, तो इन सब काम करने में क्या हुआ कि मनाही हो गई थी। ठीक है, इजाज़त नहीं थी फल इकट्ठा करने में, पशुओं को शिकार करने में मनाही हो गई थी। अगला पॉइंट है, बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। ये कौन सा कानून था? औपनिवेशिक वन कानून जो आते थे, कुछ ना कुछ बदलाव इसमें होता रहता था, रिजर्व वन वाली ये सारी चीज़ें। ठीक है, उन्होंने नए नियमों को पालन करने से इनकार कर दिया और पुराने तौर तरीके से चलते रहे वो, जिन्हें सरकार गैर कानूनी अब कह चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की। ठीक है, 1906 का संगमा द्वारा असम में विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इस तरह का विद्रोह का उदाहरण है। तो 1906 में संगमा द्वारा असम में विद्रोह किया, वन विरोध था। और 1930 में मध्य भारत में हुआ था वन सत्याग्रह, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। तो झारखंड में स्थित हजारीबाग, सीधे झारखंड ही याद रखते हैं। संथाल जनजाति रेशम के कीड़े पालती थी। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे। तो रेशम के व्यापारी क्या करते थे, अपने अपने एजेंट भेजते थे और आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमिकोष को इकट्ठा कर लेते थे। मतलब कि उनके जो रेशम के कीड़े आदि होते थे उनको इकट्ठा कर लेते थे और 1000 कृमिकोष के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। 1000 कृमिकोष सोचिए, 3-4 रुपये मिलते थे उनके लिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान अगला पॉइंट है कि देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियाँ, नए करों और व्यापारियों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की थी, जिसका उदाहरण दिया गया है। 1831-32 में कोल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1855 में संथाल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदिवासी विद्रोह में संथाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मध्य भारत में वस्त्र विद्रोह 1910 में। 1940 में वर्ली विद्रोह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का ही विद्रोह था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो 1831 में कोल विद्रोह, 1855 में संताल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली और बस्तर मध्य भारत में 1910 में हुआ था। अब बिरसा मुंडा के बारे में देखते हैं, जिनका जन्म 1870 के दशक में हुआ था। इनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियाँ चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। मतलब कि एक जैसे कि एक छोटे गांव के बच्चे करते हैं।
इनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। तो एक जंगल था बोंडा, उन्हीं के आसपास के जंगलों में हुई थी। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। मतलब कि जो मिशनरी, यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो पादरी होते हैं उनके स्कूल में जाने लगे थे, जो ईसाई धर्म बताते थे, और मिशनरियों का उपदेश सुनने का मौका मिला था। यहाँ से ही उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। वहाँ भी इन्होंने यही सीखा था कि जो मुंडा समुदाय है उसे स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है, यानी अपना स्वतंत्र अपने आप को कर सकते हैं और खोए अधिकार को वापस पा सकते हैं अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं तब। इसको ध्यान रखिएगा, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म भी स्वयं को फैलाना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। तो जो भी आदमी की मांग रहती थी उसमें अपना जोड़ लेते थे कि अगर वे ईसाई धर्म जब बन जाते हैं और ख़राब आदतें छोड़ देते हैं तो वो ये चीज़ें कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार इन लोगों को भी यही बताया जाता है कि अपना साम्राज्य, मुंडा साम्राज्य अपना हासिल कर सकते हैं जब वे अच्छे ईसाई बन जाएंगे और ख़राब आदतें को छोड़ देंगे, तभी ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा वैष्णव धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, बाद में बिरसा वैष्णव धर्म को अपनाते हैं और जनेऊ धारण कर लेते हैं और शुद्धता व दया पर जोर ये देने लगते हैं। ठीक है, जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1855 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा इनको सुनाई गई थी। 1855 में इनको गिरफ्तार किया गया। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा और भी ज़्यादा समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव घूमने लगे और लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। तो और लोगों को अपने साथ लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो उस समय के चले आ रहे प्रतीक थे और भाषा थे, यानी कि स्थानीय भाषा में ही ये अब यूज करते थे। इन्होंने आह्वान किया कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए जो रावण, जिन्हें दीकू और यूरोपी कहा गया, उनको तबाह कर दिया जाए। इन्होंने ये कहा कि अपना साम्राज्य हमें स्थापित करने के लिए जो रावण हैं, जिनमें दीकू लोग आते हैं यानी कि विदेशी लोग और यूरोपी लोग हैं, इन्हें हमें तबाह करना होगा। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपी सत्ता के प्रतीक को निशाना बनाते थे, और जो बिरसा के अनुयायी थे, जो दीकू और यूरोपी लोग थे, उनके प्रतीकों को भी निशाना बनाते थे। थाने और चर्च पे हमला करते थे। थाने और चर्चा नहीं, यहाँ चर्च कर लीजिएगा। थाने और चर्च पे हमला करते थे। महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल देते थे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सफ़ेद झंडा जो था ये बिरसा साम्राज्य का प्रतीक था। सफ़ेद झंडा बिरसा साम्राज्य का प्रतीक हो जाएगा। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा, बिरसा की मृत्यु सन 1900 में हुई थी, हैजे से हुई थी, और आंदोलन ठंडा पड़ गया था। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला क्यों महत्वपूर्ण था कि औपनिवेशिक सरकार, जो अंग्रेज़ सरकार थी, उन्होंने ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर उनको कर दिया गया कि जिनके ज़रिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। तो अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया था इन लोगों ने कि ऐसे कानून ना बना पाएँ आप कि आसानी से हमारी ज़मीन पे आप कब्जा कर लें, दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पे। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी भी सक्षम है, ये भी दिखा दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद।